किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम जब पूजा उपासना करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता कि हम ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि पूजा उपासना में जो कृत्य हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उससे हमारी बात ईश्वर तक तो पहुंचे ही पहुंचे, हम भी इस योग्य बन जाएं कि हम ईश्वर की ऊर्जा को समझ सकें, ईश्वर की ऊर्जा का अनुभव कर सकें। और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, आजमाते हैं। सुगंध का प्रयोग करते हैं, मालाओं का प्रयोग करते हैं, संगीत का प्रयोग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और ये तमाम रास्ते होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं ईश्वर की तरफ जाने के लिए। कम से कम हिंदू मान्यताओं में एक विशेष तरह की चीज का इस्तेमाल होता है पूजा के समय साउंड इफेक्ट पैदा करने के लिए, और उस चीज का नाम है शंख। क्या है पूरा मामला? चलिए बताते हैं कि चाल चक्र में आज हम क्या बात बताने वाले हैं। चाल चक्र में आज बात करने वाले हैं शंख के बारे में। शंख का धार्मिक, वैज्ञानिक, पौराणिक महत्व क्या है, शंख का प्रयोग कैसे करना चाहिए, और आखिर क्यों शंख की ध्वनि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जाती है। राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और साथ ही साथ आज का शुभ पहर भी होगा आपकी जानकारी के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे शंख की महिमा की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, और इसके उपरांत आज ही षष्ठी भी लग जाएगी। नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो वक्त होगा जिसमें नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। और दिशाशूल की जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम दिशा। इस दिशा में यात्रा न करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दही खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शंख है क्या, और कम से कम हिंदू परंपराओं में इसका धार्मिक महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है, स्केलेटन है, शरीर का एक हिस्सा है। जीव निकल गया, उसके शरीर का खोल बाकी रह गया, वो शंख हो गया। तो शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है, और पौराणिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि शंख सबसे पहले प्रकट हुआ समुद्र से, और इसीलिए ये भी कहते हैं कि भाई माँ लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी, शंख भी समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए माँ लक्ष्मी का भाई है शंख। ऐसा ये भी कहते हैं कि भाई माँ लक्ष्मी का भाई है तो जहां पर शंख रहता है वहां पर लक्ष्मी जरूर रहती हैं, इसीलिए शंख को नारायण और लक्ष्मी दोनों का प्रतीक मानते हैं। शंख के अंदर जो पवित्रता है, जो साउंड इफेक्ट है, वो नारायण है, और शंख के अंदर जो संपन्नता है वो लक्ष्मी है। मंगल कार्य के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में शंख को बजाना बहुत शुभ समझते हैं, और बजाना भी चाहिए। मंगल कार्य में शंख बजाकर अपने जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, उसको चारों तरफ बिखेरते हैं ताकि चारों तरफ शुभता आए। जहां जहां तक शंख की ध्वनि जाए वहां वहां तक की शुभता पहुंचे, वहां वहां तक इसका फायदा हो। और इसी तरह से मंगल कार्य में भी इसको बजाते हैं ताकि जो मांगलिक कार्य है वो बार बार होते रहे, हमेशा होते रहे, घर में शुभता हमेशा आती रहे। घर में अमूमन अगर हम घरों में देखें, जिन घरों में शंख रखा जाता है, उन घरों में पूजा वेदी पर, जहां पूजा का स्थान होता है, वहां पर शंख को बाकायदा लोग आसन में रखते हैं या डब्बे में रखते हैं, या एक किनारे किसी कपड़े के ऊपर शंख को बाकायदा स्थापित करते, बाकायदा रखते हैं। शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, इन तमाम शुभ मुहूर्त में शंख को स्थापित करना चाहिए। यानी जब आप शंख पहली बार घर पे ला रहे हैं तो इतनी कोशिश तो कर ही लीजिए कि भाई जब आप शंख ला रहे हैं उस समय जरा मुहूर्त वगैरह देख लीजिए, ताकि सही समय पर जब कोई कार्य किया जाएगा तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। और अगर मान लिया कोई मुहूर्त नहीं जानते, तो शुक्रवार का दिन, चूंकि माँ लक्ष्मी का दिन है और शंख को माँ लक्ष्मी का भाई मानते हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन अगर आप शंख ले आएं तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये तो पौराणिक पक्ष हो गया कि पुराण कहते हैं कि समुद्र से उत्पन्न हुआ, माँ लक्ष्मी का भाई है और शंख के अंदर पवित्रता बहुत होती है, पॉजिटिविटी बहुत होती है।
लेकिन साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है? देखिए, शंख की ध्वनि इंपॉर्टेंट होती है। विज्ञान के हिसाब से शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है, और वैसे भी जो साउंड है ना, जो ध्वनि है, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी आपके साथ ओम की ध्वनि के बारे में। ओम भी एक साउंड है। तो साउंड जो ध्वनि है, इस ध्वनि का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर ये ध्वनि नहीं होगी तो सृष्टि नहीं चलेगी। सबसे पहले जिस ध्वनि से इस सृष्टि का प्राकट्य हुआ, जिस ध्वनि से इस सृष्टि आ गई, वो ध्वनि थी ओम की। इसीलिए साउंड की बड़ी भूमिका है। जो लोग बोल नहीं पाते, जो लोग सुन नहीं पाते, उनसे पूछिए कि साउंड का मूल्य क्या है, कितना है। लेकिन याद रखिए कि ध्वनि का एक अपना बड़ा महत्व होता है। और साउंड, ध्वनि, जो हम संगीत सुनते हैं, हम गाना सुनते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, हम भजन सुनते हैं, ये सब संगीत साउंड के माध्यम से ही हमारे अंदर जाता है, और ये साउंड हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ परिवर्तन कर देता है। इसीलिए शंख की ध्वनि एक विशेष तरीके से बाहर आती है निकलते हुए, और ये विशेष तरह की जो शंख की ध्वनि होती है, इससे वातावरण का परिष्कार होता है। जो एटमॉस्फेयर है वो शुद्ध हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर हो जाता है। जो वहाँ निगेटिविटी जमी रहती है वो गायब हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि शंख की ध्वनि के प्रसार क्षेत्र तक, जहाँ जहाँ तक शंख की ध्वनि सुनाई दे, सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है। शंख की ध्वनि जहां जहां तक जाती है, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भी ध्वनि के स्पंदन से प्रभावित होकर मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्वनि का जो स्पंदन है, चूंकि ध्वनि सीधे नहीं जाती, ध्वनि चलती है जिगजैग, ऐसे ऐसे, तो जो ध्वनि का स्पंदन है वो जिगजैग की मात्रा में चलने की वजह से, उस तरीके से चलने की वजह से कीटाणुओं का नाश कर देता है। तो तमाम रोग के कीटाणु हैं, बीमारी के हैं, डिप्रेशन के जो तरंगे हैं, जो मन के अवसाद की तरंगे हैं, ये सब दूर हो जाती हैं। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी अगर भरा जाए, जरा सा चूने का पानी भर के शंख में कुछ देर छोड़ दिया जाए, और उसके बाद उस पानी को अगर ग्रहण किया जाए, पिया जाए, तो कैल्शियम की सप्लाई बड़ी अच्छी हो जाती है शरीर में। खासतौर से जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, कलाई में दर्द है, घुटने में दर्द है, गर्दन के पीछे दर्द है, बैक एक से परेशान है, ऐसे लोग अगर शंख में चूने का पानी भर के इसका सेवन नियमित रूप से करें, तो कैल्शियम का पक्ष बड़ा सुंदर हो जाएगा। कैल्शियम की जो सप्लाई है बॉडी में वो बढ़िया हो जाएगी। अब जब आप शंख बजाते हैं ना, तो जो ऊर्जा है, शरीर की सारी हवा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, वायु, और एक तरह से फोर्स से बाहर निकलती है। उससे क्या होता है? उससे आपके फेफड़ों का एक्सरसाइज हो जाता है, उससे आपके हृदय का एक्सरसाइज हो जाता है। तो हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है जब आप शंख बजाते हैं नियमित रूप से। उससे कार्डियो की प्रॉब्लम नहीं होती, उससे लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती, और ये दोनों ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर कोई व्यक्ति निरंतर रूप से शंख बजाए तो। लेकिन जो लोग हृदय रोगी हैं उनको शंख नहीं बजाना चाहिए। हाँ, आप पहले से बजाएंगे तो कार्डियो की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जिन लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, बोलते समय लड़खड़ाते हैं, बोलते समय जबान साथ नहीं देती, स्पष्ट शब्द बाहर नहीं आते, ऐसे लोगों को भी शंख बजाना चाहिए। ऐसा करने से जबान साफ हो जाती है, वाणी का दोष समाप्त हो जाता है, वाणी बहुत खुलकर, आवाज बहुत खुलकर सामने आ पाती है। तो शंख का पौराणिक महत्व क्या है वो जाना, शंख का वैज्ञानिक महत्व क्या है वो जाना। अब ये जानते हैं कि शंख कितने प्रकार के होते हैं और इनकी अलग अलग महिमा क्या है। देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं। हालांकि टेक्निकली हम देखें, सबके साउंड का ही मामला होता है, सबकी ध्वनियों का ही मामला होता है, क्योंकि बेसिकली तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना। लेकिन शंख का जो मामला होता है वो बेसिकली होता है साउंड का, ध्वनि का। फिर भी शंख कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार की विशेषता और पूजा पद्धति अलग अलग है। उसके यूज करने का तरीका भी अलग अलग है। शंख की पूजा भी की जाती है लक्ष्मी के भाई के रूप में, माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में, नारायण के हाथ में रहता है, इसलिए शंख की पूजा भी होती है। लेकिन शंख का जो बेसिक इस्तेमाल है ना, वो ज्यादातर बजाने में ही होता है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। एक होते हैं दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिण की तरफ खुलते हैं। एक होते हैं मध्यावर्ती शंख, जो बीच में खुलते हैं, न दाएं न बाएं। और एक होते हैं वामावर्ती शंख, जो बाईं तरफ खुलते हैं। तो 3 तरह के शंख होते हैं, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती। 3 तरह के शंख अमूमन आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। भगवान विष्णु का जो शंख है वो दक्षिणावर्ती है, दक्षिण की तरफ खुलता है। और माँ लक्ष्मी का जो शंख है वो वामावर्ती है, वाम की तरफ माने बाएं तरफ खुलता है। वामावर्ती शंख अमूमन बजाने के काम में नहीं आता।
अमूमन क्या होता है, जो शंख बजता है, जो जिसको बजाते हैं, जिसको नारायण भी बजाते हैं, वो दक्षिणावर्ती शंख है। तो जरूरत यही होती है कि दक्षिणावर्ती शंख को बजाया जाए, वो नारायण का शंख है। लेकिन जो लक्ष्मी जी वाला शंख है, वामावर्ती शंख है, उसको बजाते नहीं है। गंगा जल आदि से धो के शुद्ध करके, गुलाब जल से धो के शुद्ध करके उसको पूजा के स्थान पर स्थापित करते हैं और नियमित रूप से उसके सामने भी धूप दीप बाती आदि जलाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि अगर घर में पूजा स्थान पर या कहीं भी वामावर्ती शंख स्थापित हो, जो बाईं तरफ खुलता हो, ऐसा शंख स्थापित हो, तो धन का बिल्कुल अभाव नहीं होता, क्योंकि जहां शंख होगा वहां लक्ष्मी होंगी। ऐसी एक मान्यता है, ऐसी एक परंपरा है। वामावर्ती, दक्षिणावर्ती, मध्यावर्ती शंख के अलावा जिन शंखों की और बात की जाती है, उसमें एक है महालक्ष्मी शंख, एक है मोती शंख, एक है गणेश शंख। कई तरह के शंख पाए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर जो शंख यूज होते हैं वो वामावर्ती शंख हैं या दक्षिणावर्ती शंख हैं। मोती शंख, गणेश शंख, महालक्ष्मी शंख, ये एक तो कम पाए भी जाते हैं और इनका इस्तेमाल भी वैसे ज्योतिष के लिहाज से या पूजा पाठ के लिहाज से कम होता है। सामान्य रूप से शंख का प्रयोग कैसे करना चाहिए? हम जब शंख बजाना, एक तो शंख बजाना जो है अभ्यास से आता है, एक दिन में आता नहीं कि आपने आज खरीदा और उठा के लगाया मुंह में और बजना शुरू हो गया, नहीं। उसमें टाइम टेकिंग मामला है, समय लगता है। शंख बजाने का एक तरीका, स्टाइल है कि हवा को कैसे फोर्स से फूकेंगे, शंख को पकड़ेंगे कैसे और कैसे बजाएंगे। तो शंख का प्रयोग कैसे करेंगे, क्या सावधानियां रखेंगे, आइए आपको बता देते हैं। देखिए, जब भी आप शंख लाते हैं अपने घर में बजाने के लिए, पूजा के लिए, तो कोशिश ये करें कि सफेद रंग का शंख ले आए, ताकि शुक्र भी प्रबल हो सके और उसकी ध्वनि का फायदा ज्यादा हो सके। तो सफेद रंग का शंख ले आएंगे तो बड़ा सुंदर होगा। इसको गंगा जल और दूध से धोकर शुद्ध कर लीजिए। जरा सा गंगा जल से धो के, जरा सा कच्चे दूध से धो के, फिर जल से धो के, साफ पानी से धो के इसको शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद गुलाबी वस्त्र में लपेटकर अपने पूजा स्थान पे रखिए। माँ लक्ष्मी का प्रतीक है भाई, इसलिए गुलाबी वस्त्र शुक्र का प्रतीक होता है। तो शुक्र के रंग में यानी गुलाबी रंग के वस्त्र में लपेट के इसको पूजा के स्थान पे रख लें। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार इसको बजाइए। सुबह 3 बार बजाइए, शाम को 3 बार बजाइए, नहीं तो कम से कम 1-1 बार सुबह शाम तो बजाइए ही। और बजाने के बाद चूंकि शंख जूठा हो गया, आपने मुंह लगाया उसमें, तो उसको जल से धो के अच्छी तरह से साफ करके और फिर अपने पूजा के स्थान पे रख दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम शंख की ध्वनि होती है, एक तो उस घर में छोटी मोटी बीमारियां कभी नहीं होती, दूसरा ये है कि उस घर के लोगों का आपसी तालमेल अच्छा होता है, और तीसरा ये है कि उस घर में जो बड़े लोग हैं ना, माता पिता हैं या मान लीजिए दादा दादी हैं, उनकी आज्ञा सर्वोपरि होती है, बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है। इसीलिए घर में शंख दोनों समय बजना चाहिए। 3-3 बार न बज सके तो कम से कम 1-1 बार तो बजना ही चाहिए। अब ये जानते हैं कि शंख के प्रयोग में सावधानियां क्या रखें। हम शंख ले आए, हमने शंख को धो लिया, पूजा स्थान पे रख लिया, बजाते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको जाने बिना आप शंख के प्रयोग को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसकी सावधानियां क्या हैं? शंख का जब प्रयोग करेंगे किन बातों का ध्यान रखेंगे? शंख को किसी वस्त्र में लपेटकर या किसी आसन पर रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कम से कम गुलाबी कपड़े में लपेटकर या किसी आसन पर ही रखना सबसे अच्छा होगा। सुबह सुबह और संध्या काल में ही शंख ध्वनि करनी चाहिए। माने सुबह जब सूर्योदय उग रहा हो, तकरीबन 6 बजे तक शंख बजा लेना बढ़िया होगा। और दूसरा जो समय होगा वो संध्या काल का होगा, सूर्यास्त का समय होगा, जब सूरज ढल रहा हो उस समय शंख ध्वनि करे। हर समय शंख ना बजाए कि रात में आपने 12 बजे पूजा की, 12 बजे शंख बजाने लगे। अरे युद्ध पे नहीं जा रहे हैं कि 12 बजे शंख बजा रहे हैं, मोहल्ले वाले उठ जाएंगे, सबसे पहले आपको समस्या हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि शंख का जो समय है बजाने का वो अर्ली मॉर्निंग है या सूर्यास्त का समय है। शंख बजाने से उस समय फायदा होगा। मिडनाइट में बजा दें, रात के मध्य रात्रि में 2 बजे शंख बजा दें तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। तो हर समय शंख ना बजाएं, उससे फायदा भी नहीं होगा। और शंख को जब आप बजाते हैं तो बजाने के बाद धो के रखेंगे पूजा के स्थान पे। और शंख जो होता है ना, पर्सनल मामला है, पर्सनलाइज्ड मामला है, इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो शंख यूज करते हैं वो दूसरे को ना दें। हम जो शंख बजाते हैं वो दूसरे को ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा बजाया हुआ शंख हमारी एनर्जी को लेगा, हमारी ऊर्जा को रखेगा अपने पास। दूसरा उसको लेगा तो वो हमारी अच्छी ऊर्जा अगर है दूसरे को फायदा पहुंचाएगी और दूसरे की निगेटिव ऊर्जा को ले आएगा अपने पास। इसीलिए शंख एक बड़ी पर्सनलाइज चीज़ है। शंख को अपने पूजा स्थान पे रखें और उसको दूसरे को ना दें, अपने ही यूज़ करें। और जब भी यूज़ करें, यूज़ करने के बाद धो के रखेंगे, क्योंकि पूजा के स्थान पे इसको रखना है। और मैं फिर बता दूं, वामावर्ती शंख हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, अगर पूजा स्थान पे शंख रखा जाएगा तो नारायण की कृपा की वजह से घर में शांति और समृद्धि आएगी।
और लक्ष्मी माँ की कृपा की वजह से, शुक्र की वजह से सुख भी आएगा और धन भी आएगा। तो पूजा स्थान पे शंख रखें। सफेद रंग का शंख सबसे ज्यादा बेहतर होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। शंख के बारे में एक और खास बात आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। शंख से अभिषेक भी होता है। कैसे होता है? आपने देखा होगा जन्माष्टमी के अवसर पर पंचामृत शंख में भर लेते हैं और भरने के बाद शंख से अभिषेक करते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति का या उनके विग्रह का, तो बड़ा अच्छा होता है। तो शंख में आप पंचामृत भरकर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण इनका अभिषेक कर सकते हैं, शालिग्राम को स्नान करवा सकते हैं। और एक राज की बात और बता दूं, अगर आप चाहें कि शंख की सकारात्मकता, जो पॉजिटिविटी है, उसका पूरा फायदा आपको मिले, तो एक बाल्टी में पानी ले लें नहाने के पहले और उसमें शंख डाल के छोड़ दीजिएगा 1 घंटा, आधा घंटा। उसके बाद शंख निकाल के अलग रख लीजिएगा और उस जल से जब आप नहाएंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो चूंकि शुक्र का मामला है तो मन बैलेंस हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा। और दूसरा, अगर शरीर में कोई निगेटिव एनर्जी है, किसी ने नजर लगा दी है, किसी ने और तो कोई दिक्कत पैदा कर दी है, तो शंख वाले जल से नहाने से वो दिक्कत दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, किरण है फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी किरण, बताइए। हाँ जी, नमस्ते जी नमस्कार, बताइए बताइए बताइए। हाँ पंडित जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1987। समय बताइए। समय सुबह के 5:15 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। पूछिए, क्या सवाल है? ये एक्चुअली में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक रेस्ट बार मतलब काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्या ठीक रहेगा इसके लिए? काम क्या है वो? रेस्टोरेंट प्लस बार। आपके बेटे का जन्म होता है 9 अगस्त को। अगस्त का महीना बरसात का महीना है। अंक है 9 का। 9 का अंक होता है मंगल का। महीना बरसात का, अंक मंगल का। जो कुंडली बन पाती है, इसमें भी जो प्लेनेट रूल करता है, डोमिनेट करता है, उसका नाम मंगल है। और मंगल अगर ऐसा हो कुंडली में तो खाद्य पदार्थ का व्यवसाय बड़ा सूट करता है। रेस्टोरेंट का काम खूब सूट करेगा। लेकिन जो उसमें बार का हिस्सा है ना, बार का हिस्सा जो अल्कोहल का हिस्सा है, वो आता है राहु से, कभी कभी शनि से भी आता है। तो शनि राहु बहुत अच्छे नहीं है। तो अगर रेस्टोरेंट खोला जाए, उसमें बार का प्रयोग ना किया जाए, तो रेस्टोरेंट अच्छा चलने की संभावना दिखाई देती है। और अगर वो काम शुरू करना है तो अभी करना चाहिए। दिसंबर के पहले काम शुरू करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल रेस्टोरेंट का काम करें, बार का प्रयोग ना करें। और पार्टनरशिप उसी के साथ करें जिसके साथ संबंध बड़े अच्छे हों। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब रेस्टोरेंट चलने लगे, खूब आगे बढ़ जाए, तो जो पार्टनर है वो धोखा दे दे और काम को छोड़ दे। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, हेमा है पिथौरागढ़ से, उनसे बात करते हैं। जी हेमा, बताइए। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 21 मार्च 2007। समय बताइए। रात के बुधवार रात के 12:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये पिथौरागढ़ में जन्म हुआ है। पूछिए, क्या सवाल है? जी, मैं उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बहुत जिद्दी है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, बहुत ही ज्यादा रोती है वो। सबसे पहले बता दूं, बच्चा बहुत छोटा है, आपका भी कोई खास चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद्रमा चूंकि इफेक्टिव है ना, तो चंद्रमा इफेक्टिव होने से क्या होता है, बच्चे बड़े मूडी हो जाते हैं, बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि छोटी सी मोती, 6-7 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को हम गले में पहना देंगे इस बच्चे को। और जब ये बच्चा नहाता है, जब ये नहाती है, तो आप इसके नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल मिला लीजिएगा। उस जल से इसको स्नान करवाइएगा, मोती पहनाइएगा। मुझे लगता है मुश्किल ठीक हो जाएगी। बच्ची बहुत बुद्धिमान है, जीवन में बहुत तरक्की करेगी, बहुत आगे जाएगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बात करेंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास रहने वाला है, आपकी राशियों का हाल, राशियां कैसी रहने वाली हैं, आज का दिन कैसा रहने वाला है, दिन को बेहतर कैसे बनाएं, शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। साथ ही साथ एक बात आपको बताएंगे कि किस देवी देवता की पूजा में शंख का प्रयोग करना सख्त मना है, अन्यथा पूजा के परिणाम बुरे हो जाएंगे। आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले शंख की महिमा की चर्चा हमने की थी, लेकिन कुछ और भी खास बातें चाल चक्र में बाकी हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं, क्या बताने वाले हैं। चाल चक्र में आगे बात होगी आपके आज के राशियों के हाल की। आज आपका दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, कैसा जाने की संभावना दिखाई देती है। इसके अलावा जानेंगे कि आज के लिए आपके दिन को बेहतर बनाने के टिप्स क्या हैं, उपाय क्या हैं, आज का शुभ पहर क्या है और शुभ पहर का खास उपाय क्या है। ये तमाम बातें अब आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के हाल की और जानते हैं सबसे पहले मेष राशि का हाल।
मेष राशि, नौकरी में दबाव दिखाई दे रहा है, प्रेशर बना हुआ है और इसके अलावा मित्रों के साथ सहयोग की स्थितियां भी अच्छी नहीं दिखाई देती। मतभेद हो सकता है आज। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। उनकी सेहत को लेकर लापरवाही मत करिएगा वरना थोड़े परेशान हो जाएंगे। शुभ रंग आज का हरा होगा आपके लिए, ग्रीन होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 49%। वृष राशि, काफी धन मिलता हुआ दिखता है। आज आपको धन मिलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बिगड़ा हुआ काम, कोई रुका हुआ काम भी आकस्मिक रूप से ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन दिन भर आलस्य की मुद्रा में रहेंगे। आज लग रहा है निद्रा की मुद्रा में रहने वाले हैं। तो ऐसा मत करिएगा कि भैया जो काम बन रहा है वो बिगड़ जाए, आलस्य में कम रहिएगा। शुभ रंग सफेद है आज का और भाग्य साथ निभाएगा 83%। मिथुन राशि, जेमिनाई, माता के साथ बेवजह विवाद हो सकता है, पिता के साथ भी हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है। रिश्ते बहुत अच्छे ना रहें आज, ध्यान रखें। दिन भर हालांकि दौड़ भाग करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम आज आपको करना होगा, जिम्मेदारियां आज निभानी पड़ेंगी। लेकिन जिस दौर में अभी आप चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो दौर है जब संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। शुभ रंग आपका ब्राउन अर्थात भूरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, कैंसर, नौकरी का मामला ठीक तो है वैसे, लेकिन प्रेशर बहुत है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, दूसरों का काम भी आपके सर पे है, आपके ऑफिशियल्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो प्रेशर बहुत है। इसके अलावा आप संभवतः ये कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी बदल लूं, स्थान बदल लूं, इस बारे में विचार कर रहे हैं और वो विचार निरंतर चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इन तमाम दबावों के बावजूद सेहत आपकी सुधरेगी, सेहत में सुधार होगा और एक बहुत अच्छी बात है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी लड़ाई आप लड़ सकते हैं। शुभ रंग आपका बैगनी है और मेहनत आज बहुत है, भाग्य है 56%। जीवन साथी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है सिंह राशि वालों को, क्योंकि भैया आपकी किस्मत तो मेहरबान है ही। आपके सितारे कहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर को बड़ी सफलता मिलेगी आज। कोई पुरानी इच्छा बहुत दिन से रुकी हुई है, फंसी हुई है, लगता है आज पूरी हो जाएगी अगर कोशिश की जाए तो। और लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं, किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका, पिंक है और भाग्य है आपके पास 81%। कन्या राशि, सहयोगियों के साथ मतभेद की पोजीशन दिखाई देती है। सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकता है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, अनावश्यक विवाद हो वो अच्छी बात नहीं होगी। संतान की प्राप्ति में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, वहां पर अभी थोड़ा सा विलंब है, थोड़ा सा वेट करना होगा। धूप लग सकती है, धूप में मत घूमिएगा दादा, वरना हीट स्ट्रोक ना हो जाए, लू ना लग जाए, तबीयत ना खराब हो जाए, ध्यान रखेंगे। शुभ रंग सफेद है और आज मेहनत बहुत है क्योंकि भाग्य है 55%। तुला राशि, कम से कम आपकी सेहत आज अच्छी है, आपका प्रेशर कम है, सेहत आज अच्छी दिखाई दे रही है, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज धन की दशा में सुधार होता हुआ दिख रहा है, पैसे की स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जा रही हैं। नौकरी की तमाम समस्या भी आपकी दूर हो रही है, नौकरी की मुश्किलें भी आज गायब हो जाएंगी। क्या करना चाहिए, देखिए, एक तो शुभ रंग का इस्तेमाल करके आप दिन को अच्छा बनाएंगे और चीजों को लेके बहुत पैनिक नहीं होंगे। शुभ रंग आज का सुनहरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 70%। वृश्चिक राशि, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ घटेगा कि परिवार में आकस्मिक लाभ के संकेत बनेंगे, परिवार में आकस्मिक लाभ आपको होगा। साथ ही साथ संपत्ति संबंधी मामलों में थोड़ा विलंब भी होगा, यानी पारिवारिक सपोर्ट तो रहेगा, पारिवारिक चीजें भी बेहतर रहेंगी, लेकिन संपत्ति के मामलों में अभी थोड़ा सा विलंब बना रहेगा, बना हुआ भी है। नौकरी आपकी छूट सकती है, नौकरी के मामलों में लापरवाही ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको बहुत फायदा होगा वो शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 50%। धनु राशि, दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और ये समाचार आपके करियर के परिवर्तन का, बदलाव का है, उसी से जुड़ा हुआ है। सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन धन के लेन देन में आपको चिंता आज बिल्कुल नहीं करनी है, प्रेशर कितना भी हो, लेकिन धन के लेन देन में लाभ अवश्य होगा, यकीनन होगा। शुभ रंग गुलाबी है आपका और भाग्य है आपके पास 65%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। बोन्स की अगर कोई दिक्कत है, हड्डियों की अगर कोई दिक्कत है तो उसमें लापरवाही नहीं करेंगे,
हालांकि इंप्रूवमेंट दिख रहा है, शनि की स्थिति ठीक है तो इंप्रूवमेंट होगा भी। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं आपकी दूर होंगी और सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़े से प्रयास से बड़ा फायदा होगा। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे, तमाम काम आपके पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य साथ निभाने वाला है 66%। कुंभ राशि एक्वेरियस, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी दिख रहे हैं, अचानक धन की प्राप्ति भी होती हुई आपको दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला यानी कि ब्लू और भाग्य साथ निभाएगा आपका 55%। मीन राशि पाइसेस, पारिवारिक विवाद से आपको बचना है। ऐसे मौके आज बहुत आएंगे जब आपको क्रोध आएगा, जब आपको गुस्सा आएगा, पारिवारिक विवाद की नौबत आएगी तो पारिवारिक विवाद से बचने में बुद्धिमानी है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन हो रहा है और इसको स्वीकार कर लीजिएगा। बहुत दिमाग लगा के टाइम बर्बाद मत करिएगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी और ये व्यक्ति आपकी सहायता करेगा आपको मुश्किलों से बाहर निकालने में, आपको आगे बढ़ाने में। शुभ रंग जो आज का होगा वो होगा धानी और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, प्रीति हैं, उनसे बात करते हैं। प्रीति बताइए क्या मुश्किल है? हाँ कि जैसे मेरे पति का नाम अरुण है और हम अरुण के काम अरुण के नाम से करते हैं और जो उनकी राशि में जो उनका अक्षर निकला था वो ख था। बिल्कुल। तो हमें उन्हें किस राशि के हिसाब से उन्हें कंसीडर करना चाहिए या कौन से काम के हिसाब से उन्हें इस हिसाब से काम करना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 9 अगस्त 1987 और रविवार का दिन है, सुबह 5:15 बजे का टाइम है। कहाँ पे जन्म हुआ है? फरीदाबाद। देखो आप बिल्कुल ठीक कहते हो, आपके पतिदेव का जो नाम है, नामाक्षर है, वो मकर राशि है ना, तो ख से नाम आएगा। लेकिन जो पुकारने का नाम है वो अरुण है और अरुण नाम पुकारने का नाम होने की वजह से जो हम व्यवसाय के बारे में विचार करेंगे वो अरुण नाम से नहीं करेंगे। अरुण नाम तो पुकारने का नाम है, वो तो नाम कोई भी आप रख सकते हो। लेकिन जो राशि का नाम है वो मकर राशि का नाम है, तो मकर राशि के लिए जो व्यवसाय की राशि मानी जाती है वो कर्क राशि मानी जाती है। तो अगर व्यवसाय करने के नाम का सवाल पैदा होता है तो हम 3 अक्षर बताएंगे जिस नाम से व्यवसाय कर सकते हैं। एक है एस अल्फाबेट, अपनी शॉप का नाम, अपने फर्म का नाम एस अल्फाबेट से रखें, डी से रखें या एच से रखें। एस, डी या एच अल्फाबेट से अगर दुकान का नाम रखें, प्रतिष्ठान का नाम रखें तो बड़ा सुंदर होगा। और साथ ही साथ अपने पति को एक मोती पहनाइए। चंद्रमा बहुत कमजोर है और चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से व्यवसाय में उतार चढ़ाव बहुत है। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनाने से फायदा जरूर होगा। और काम, ये खाने का काम ठीक है, खाने पीने के काम में इनको फायदा होगा और कपड़ों के काम में फायदा होगा। इसमें से किसी भी क्षेत्र में अगर ये काम करें तो इनको सफलता प्राप्त होगी। मेरठ चलते हैं, बात करते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मुझे ये पूछना है मेरे बेटे की शादी कब होगी? डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उनकी 14/10/90 है। 14/10/90। समय बताइए। समय दोपहर 3 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरठ में। आपके बेटे की कुंडली में विवाह होने में ऐसी कोई भी अड़चन नहीं है जिसके लिए हम कहेंगे कोई दिक्कत आ रही है। शादी का समय अभी शुरू हुआ है इनका तुरंत ही, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी इस साल के नवंबर-दिसंबर में हो जानी चाहिए। शादी का टाइम चल रहा है, नवंबर-दिसंबर या जनवरी तक इनकी शादी हो जाएगी। उसमें कहीं कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शादी भी बहुत नज़दीक होगी। मेरठ का जन्म है तो मुझे लगता है कि मेरठ के आसपास ही, बहुत दूर जाने की संभावना नहीं बनेगी। बट पत्नी इनकी ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, ज़्यादा टैलेंटेड होंगी, हो सकता है नौकरी वाली भी हों। वैवाहिक जीवन इनका ठीक होगा। शादी आप तलाशिए इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक, मुझे लगता है इनकी शादी हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सोनी है कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। तो हरे कृष्णा गुरु महाराज, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। जी बताइए। मैं अपने ननद के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका DOB 1 अगस्त 1983 कोलकाता में होता है। समय क्या है बहन जी? 9:13 सुबह या शाम? जी, तो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी 3 साल पहले। तो आप ये बताओ कि जन्म का समय सुबह है या शाम का है? सुबह का 9:13। हाँ, अब पूछिए क्या प्रश्न है। पूछना यही है कि शादी कब तक होगी और शादी जहाँ पे होगी वहाँ पे बता के करें कि किडनी ट्रांसप्लांट हुई है या नहीं, वही पूछना था। देखो ऐसा है, जो नवम स्थान है ना,
अष्टम, नवम और दशम, ये तीनों स्थान जो होते हैं ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। और इसके अलावा वृश्चिक राशि का बड़ा भारी संबंध होता है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने से। वृश्चिक राशि भी दूषित है और नवम और अष्टम भाव भी दूषित है, तो कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम होना बड़ा स्वाभाविक सा मामला है। लेकिन बृहस्पति मजबूत है तो वो रक्षा भी करेगा और आगे भी रक्षा करेगा, लॉन्गिविटी का प्रॉब्लम यहाँ पैदा नहीं होता। तो मुझे लगता है किडनी के ट्रांसप्लांट हो जाने की वजह से कोई जीवन में संकट नहीं आ रहा है, जिंदगी इनकी अच्छी खासी रहेगी, आगे तक जीवित रहेंगी, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहाँ विवाह किया जाए ना, वहाँ चीज़ों को बता दिया जाए। किसी रिश्ते की नींव अगर चोरी पे रखी जाए, ढक के रखी जाए, ना बताया जाए, तो हो सकता है भविष्य में दिक्कत हो जाए लड़की को। तो आप पहले से बता दें, उसकी वजह से विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी और इनकी शादी अगले साल आप कर पाएंगी। मुझे लगता है मई से लेके जो सितंबर तक का समय होगा 2017 का, उस समय इनकी शादी होने के संकेत बहुत सुंदर हैं। अभी के लिए इनको एक नियम आप बनवा दीजिए, यहाँ रहें, शादी के बाद ससुराल में रहें, कहीं भी रहेंगी ना, रात में सोने के पहले, सनसेट के बाद रात में सोने के पहले कभी भी अपने पलंग पर बैठकर ही 108 बार नमः शिवाय का जप करें। शिव जी की जितनी पूजाएं करती रहेंगी, मुझे लगता है ये कुंडली बहुत सुंदर रहेगी, बहुत अच्छी उन्नति भी कर पाएगी। तो आज हमने बात की शंख की महिमा के बारे में बताया। एक और राज की बात बता दूं कि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल कतई नहीं होता। अगर आप शिव की पूजा में शंख बजाएं, शिव जी को शंख से जल चढ़ाएं, तो पूजा निष्फल हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भूल कर भी शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे? तो बात शंख की हुई है ना, तो इस समय में घर में शंखनाद करेंगे, शंख ध्वनि करेंगे। और शंख ध्वनि अगर इस शुभ समय में करते हैं, शुभ पहर में करते हैं, तो क्या होगा? ऐसा करने से घर से रोग बीमारियां दूर हो जाएंगी, घर के लोगों के बीच में जो वर्तमान में तनाव चल रहा है वो दूर हो जाएगा, और अगर पैसे आने में कोई असुविधा हो रही है तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये शंख ध्वनि करेंगे शाम को 6 से 7:30 तक के बीच में, और 3 बार से ज्यादा शंख एक बार में नहीं बजाएंगे। तो चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।